तो आइए अब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने उसमें 3 सवाल दिए, 3 में से कोई एक आएगा। अब हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। इस सेकंड यूनिट में हम मतलब 2 लेक्चर में दूंगा, उसमें 3 इसमें दूंगा और 3 दूसरे में दूंगा। कुल मिला के 6 सवाल होंगे सेकंड यूनिट से, उसमें से कोई एक आपको करना होगा। आएंगे तो पेपर में 2 सवाल, लेकिन एक कोई करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण यूनिट है ये भी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है वो मूल्यांकन से संबंधित सवाल है। ये वाला लेक्चर है, यानी जो यूनिट सेकंड हम इस समय पढ़ रहे हैं, इसमें मूल्यांकन से संबंधित 3 सवाल मैं आपको दूंगा। एक तो ये नॉर्मल सा है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य या कार्य जो भी है ये बताने हैं, तो ये लिख देना है। इसके बाद एक सवाल आएगा मूल्यांकन के उपकरण से संबंधित आएगा कि मूल्यांकन के टूल्स कौन कौन होते हैं, किन किन से हम मूल्यांकन को मतलब मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तीसरा सवाल भी आएगा, मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं उस पर आएगा। तो 3 सवाल होंगे जो मूल्यांकन से संबंधित ही है, यानी जो ये लेक्चर होगा, जो यूनिट सेकंड है, मूल्यांकन से संबंधित ही सवाल होंगे इस पर। तो पहला सवाल देखेंगे, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्यों तथा कार्यों का वर्णन करना है। तो जब आए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य है तो वही लिख देना है। कार्य, मूल्यांकन जो भी आए पीछे ना, सबका मतलब एक जैसे मान लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। क्या है मूल्यांकन, किसे कहते हैं, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, उसको आंकना। अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। अंग्रेजी में वैल्यू है ना, इवैल्यूएट करना, वैल्यू आंकना। तो वही कह रहे कि भाई किसी भी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को आंकना, कितना मूल्य हो सकता है, उसको ही मूल्यांकन कहा जाता है। इस पेन का कितना मूल्य होगा, जब आप इसको आंकेंगे ना, तो ही पता आपको लगेगा कि मैं इसका मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऐसे ही पेपर में लिखना है। मूल्य प्लस अंकन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना या उसको आंकना। अतः किसी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को आंकने की जो प्रक्रिया है उसके मूल्यांकन कहते हैं। जब एक शिक्षक कक्ष में छात्रों को पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद वह इस बात का पता लगाना चाहता है कि जो उसने बच्चों को पढ़ाया उसे बच्चों ने कितना सीखा, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, शिक्षा के किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। इन सब को जानने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। इसमें इससे एक शिक्षक को बच्चों के ज्ञान की जांच करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी एक शिक्षक बच्चों को कक्ष में पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद वो देखता है कि भाई बच्चों ने कितना समझा है, जो मैंने पढ़ाया कितना समझ पाए हैं, किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। जब इन सब को वो जानने का प्रयास करता है ना, तो उस प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन और पहले मैं आपको आकलन पढ़ा चुका हूँ, लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। मैंने पढ़ा है ना कि जो आकलन है छोटी चीज़ है, मूल्यांकन बड़ी चीज़ है। तो एक जैसी चीज़ें लिख देनी है पेपर में। सवाल या तो आकलन पर पूछेगा या मूल्यांकन पर पूछेगा, तो जो भी पूछेगा उन चीज़ों को एक जैसी है चीज़ें। बस मतलब अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि पता लगे चीज़ों की कि हाँ हाँ ऐसी चीज़ है। ठीक है, बाकी एक जैसी लगभग है। उसका भी अर्थ इसी तरह का था जैसे मूल्यांकन का अर्थ है, बस थोड़ा सा अंतर इतना ही होता है कि वो छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो एक बात दोबारा कह देता हूँ, मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, जिसका शाब्दिक अर्थ है, ये शब्द है ना, शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना, उसको आंकना। अतः किसी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। जब एक शिक्षक कक्ष में जब पढ़ा रहा होता है, तो छात्र को पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद वह इस बात का पता लगाना चाहता है कि जो उसने बच्चों को पढ़ाया उसे बच्चों ने कितना सीखा है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, शिक्षा के किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। इन सबको जानने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। इससे एक शिक्षक को बच्चों के ज्ञान की जांच करने का में मदद मिलती है। ठीक है, तो एक दांडीकर महोदय हैं, डांडी खेलने वाले कोई विद्वान होंगे। तो दांडीकर के शब्दों में मूल्यांकन की परिभाषा क्या है। तो दांडीकर के अनुसार मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि दांडीकर महोदय के अनुसार कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है।
यानी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं किस सीमा तक वो प्राप्त कर चुका है, उनको इसे ही मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ आपने समझ लिया है। जैसे मैं आपका ही मूल्यांकन करूँ, मैंने आपको पढ़ाया और उसके बाद मैंने कहा कि बताओ मैं क्या जो अभी तक पढ़ाया आप कितना समझ पाए हैं उस चीज़ को, तो ये भी एक प्रकार का मूल्यांकन ही है। वैसे तो ये आंकलन कहलाता है, लेकिन मूल्यांकन भी उससे मिलता जुलता ही है। तो ये भी आपने समझ लिया मूल्यांकन। अब हम मूल्यांकन का उद्देश्य देखेंगे। जो भी आ जाए, ठीक है, पेपर में उद्देश्य लिखा आए तो उद्देश्य लिख देना, महत्व लिखा है महत्व लिख देना, कार्य आए कार्य लिख देना, सबका मतलब एक जैसा ही है, ये लिख देना, ठीक है। तो मूल्यांकन मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों के संपूर्ण विकास का आधार है। इसलिए मूल्यांकन के अनेक उद्देश्य हैं जिसे सारणी द्वारा हम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये व्यापक प्रक्रिया है और वो थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के ये इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो सारणी द्वारा प्रस्तुत। तो पहला है, क्या उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि मूल्यांकन क्यों कर रहा हूँ मैं आपका, चलो मूल्यांकन करूँगा तो क्यों करूँगा, तो सबसे पहले तो ये करूँगा ना कि भाई आपको कितना ज्ञान हुआ मतलब हो पाया है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। तो छात्रों के ज्ञान की जांच करना। दूसरा, छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। तीसरा, छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है। चौथा, शिक्षक की कुशलता का परीक्षण करने में सहायक है। पांचवा, छात्रों की रुचियों का पता लगाने में सहायक है। छठवां, शिक्षक हेतु योजना निर्माण में उपयोगी है। सातवां, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायक है। आठवां, शिक्षण विधियों में सुधार हेतु आवश्यक है। नौवां, निर्देश देने हेतु उपयोगी है। 10वां, छात्रों के मार्गदर्शन का आधार है। 11वां, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक है। और 12वां है दाखिले का आधार है। आ रहा हूं दीदी, आ रहा हूं 5 मिनट में। तो ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इन पॉइंटों को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? पढ़े पढ़े लग रहे हैं कहीं? ये सोचो जरा, दिमाग पर जोर डालो। लग रहे हैं पढ़े? बिल्कुल लग रहे हैं। जब मैंने आपको आंकलन पढ़ाया था कि आंकलन का क्या उद्देश्य है, तो यही पॉइंट हमने वहाँ भी पढ़े थे ना। बस यही पॉइंट आपको मूल्यांकन में भी चेप देने हैं। दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। मैंने पढ़ा ना कि एक आंकलन छोटी चीज़ है और मूल्यांकन बड़ी चीज़ है। तो जब आंकलन में पॉइंट पूछे तो सारे पॉइंट चेप दो, और मूल्यांकन में पूछे तो सारे पॉइंट चेप दो। आए समझ? यही करनी है आपको स्मार्ट स्टडी। एक पॉइंट को दूसरी जगह चेपना आना चाहिए। वहाँ पर आंकलन होता है तो हर जगह आंकलन आंकलन लिख देना है, और यहाँ मूल्यांकन है तो हर जगह मूल्यांकन मूल्यांकन लिख देना है। बस इतना ही अंतर करना है, ठीक है। तो उन्हीं पॉइंटों को वहाँ भी चेपना है, उन्हीं पॉइंटों को यहाँ भी चेपना है। एक और बात बताता हूँ आपके दिमाग के लिए, दिमाग खोल के रखो। देखो, इसके बाद हम मूल्यांकन के टूल पढ़ेंगे। टूल का मतलब होता है कि किन किन तरीके से किसी का मूल्यांकन किया जाता है। ये आपको जब इस लेक्चर को आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तब पूरी तरह समझ आ जाएगा। बस अब ये समझो कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन करने के हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं। जैसे परीक्षा होती है, हम टेस्ट लेते हैं बच्चे का, असाइनमेंट होता है बच्चे का, प्रोजेक्ट निर्माण करते हैं, तो सारे तरीके होते हैं, टूल्स होते हैं। तो जब कभी इन टूल पर लिखने को आ जाए और इन टूल की विशेषता पूछे ना, तो यही पॉइंट लिख देने हैं। आकलन के लिए भी यही पॉइंट होंगे, मूल्यांकन के लिए भी यही पॉइंट होंगे, और मूल्यांकन के टूल पूछकर उसकी विशेषता पूछे तो यही पॉइंट लिख देने वहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें एक जैसी ही है सब, ठीक है। तो एक बार इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ इनको आपको एक बार, लेकिन वो आकलन के कंटेक्स्ट में था, अब मूल्यांकन के कंटेक्स्ट में है। तो देखते हैं, छात्रों के ज्ञान की जांच करना है। तो मूल्यांकन का पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों ज्ञान की जांच। एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों को प्रश्न पूछता है जिससे छात्रों का पूर्व ज्ञान के बारे में वह जान पाए। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षण के दौरान भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं और कौन सी समस्या आ रही है। इसका आकलन एक शिक्षक प्रश्न आदि पूछकर लगा सकता है। इसलिए आकलन, यहाँ पर आकलन है, यहाँ पर मूल्यांकन लिख देना है। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ चेप दिया, ठीक है। मूल्यांकन छात्रों के ज्ञान की जांच करने में सहायक होता है। तो जो आकलन के पॉइंट थे हूबहू यहाँ भी चेप दिए हैं। मैंने क्या कहा? चेप नहीं आने चाहिए इधर उधर, बस इतना ही दिमाग लड़ाना है, ज़्यादा खपाना नहीं है। और ये ऐसी विधि का प्रयोग आप तभी कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा, आपने इधर उधर रिसर्च, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लिया, तभी आप एक को दूसरी जगह चेप सकते हो। या फिर आपको पता हो कि हाँ ये सेम चीज़ें हैं, मतलब पढ़ाई नहीं है तो फिर नहीं चेप सकते। तो यही करना है। इसलिए मैं आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ पढ़ के यहाँ समझाता रहता हूँ ताकि आपको आसानी हो। दूसरा है, छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। आकलन से छात्रों का व्यक्तित्व विकास होता है। जब शिक्षक छात्र को प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देता है तो उससे छात्र का आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा में वृद्धि होती है
और आत्मविश्वास छात्रों के व्यक्तित्व विकास का आधार होता है। इसलिए छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात भी सही है भाई। आज मान लिया टेस्ट लिया है गुरुजी ने, या जो पेपर दिया, मान लिया 6 महीने का पेपर लिया, और उसमें 6 महीने के पेपर में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक बच्चा बिल्कुल डल था, उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो भाई उसके बाद क्या होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी बच्चे की। तो आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए भी क्या है, व्यक्तित्व का विकास होगा उससे। तो यही है, पढ़ा भी चुका हूँ इन पॉइंट को पहले। अगला देखो, मैंने ये लिखा होता है जैसे 4 है, देखो 5 है, ये आपको सहायता करेगा नोट्स को एकत्रित करने में। ठीक है, नोट्स सीक्वेंस में लगा पाओगे चीज़ों को, इसलिए मैं ऊपर लिखता हूँ चीज़ों को। छात्रों के वर्गीकरण में सहायक है। जब कक्ष में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है तो इससे शिक्षक को छात्रों के बारे में पता चलता है कि कक्षा में कितने बच्चे होशियार हैं, कितने सामान्य और कितने मंद बुद्धि के हैं, और इसी आधार पर वह छात्रों को पढ़ाने का भी प्रयास करता है। इसलिए छात्रों के वर्गीकरण के लिए भी यहाँ पर मूल्यांकन के समय मूल्यांकन लिख देना, तो मूल्यांकन जरूरी होता है। ठीक है, तो जब आकलन के लिए पॉइंट लिख रहे हो तो आकलन आकलन आकलन, और मूल्यांकन के लिए लिख रहे हो तो मूल्यांकन मूल्यांकन मूल्यांकन। जब विशेषता पूछे तो ऊपर विशेषता विशेषता विशेषता, तो प्रकृति पूछे तो प्रकृति प्रकृति प्रकृति, वही पॉइंट हर जगह चेपने आने चाहिए। यही स्मार्ट स्टडी कहलाती है। चौथा, शिक्षक की कुशलता का परीक्षण करने में सहायक होता है। आकलन के दौरान एक शिक्षक अपना भी आकलन करता है। यदि शिक्षक, यहाँ पर आकलन ना, यहाँ पर मूल्यांकन लिख देना। ठीक है, बस वही कि मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक अपना भी मूल्यांकन करता है। यदि शिक्षक द्वारा टॉपिक को पढ़ाने जाने के बाद अधिकांश बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो इससे यह समझा जा सकता है कि शिक्षण कार्य सफल रहा है। इसलिए शिक्षक की कुशलता का परीक्षण भी मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो वही बात है कि मान लीजिए शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद उसने पेपर लिया और पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने सभी उत्तर दिए, तो शिक्षक को भी लगेगा ना कि हाँ, जो मैं पढ़ाता हूँ अच्छा पढ़ाता हूँ। यही समझ लो, माना जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आप पेपर देने गए और ये सवाल आए और आपने वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो इसका मतलब मैं अपना भी तो आकलन कर पाऊंगा कि मेरा पढ़ाया भी अच्छा था, अच्छा पढ़ाता हूँ मतलब, तभी तो कर पाऊंगा ना। आपके परफॉर्म से मैं खुद का भी आकलन कर पाऊंगा। आपका तो कर ही रहा हूँ मैं, अपना भी हो रहा है मेरा। तो ये भी आपने समझ लिया। अगला, छात्रों की रुचियों को पता लगाने में सहायक होता है। यहाँ पर आकलनीय मूल्यांकन है। ठीक है, तो मूल्यांकन से ही एक शिक्षक को पता चलता है कि छात्रों को कौन सा टॉपिक आसान लग रहा है, किस टॉपिक में रुचि ले रहे हैं, और कौन से टॉपिक में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे भी पता लगाते हैं कि भाई कौन कौन टॉपिक में रुचि आदि ले रहे हैं। जो आपकी नोट्स है ना, उस नोट्स में काट के वहाँ पर मूल्यांकन लिखते चले जाना। ठीक है, आकलन वाली नोट्स ही मैंने यहाँ पर लिख दी, क्योंकि सेम चीज़ें हैं तो बार बार क्यों दोहराव करूँ। आपके लिए तो मैंने अलग अलग नोट्स बना दिए वहाँ पर, लेकिन अपने लिए यहाँ समझाने के लिए। 6वां, शिक्षण हेतु योजना निर्माण में सहायक है। शिक्षक के लिए योजना निर्माण में छात्रों के आकलन से ही एक शिक्षक योजना बनाता है कि आगे किस प्रकार और कौन सी विधियों, सामग्री, उपविधियों से बच्चों को पढ़ाना है और किन छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाना है, ये ध्यान देता है। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन से एक शिक्षक ये आकलन कर पाता है कि भाई मुझे किस प्रकार आगे चल के छात्रों को आदि पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इस बार जो मैंने पेपर लिया है वो कैसा था, अगली बार लूँगा तो कैसा होगा, किस प्रकार पढ़ाऊँगा। तो ये मूल्यांकन से ऐसा कर सकता है। तो हमने समझ लिया था। अगला पॉइंट है, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में भी सहायक होता है। एक शिक्षक यह भली भांति जानता है कि कक्षा में कौन सा छात्र कैसा है। जो मेहनती छात्र होता है उनकी सूची को छात्रवृत्ति के लिए आगे भेजा जाता है, अर्थात आकलन ही छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायक होता है। जो कक्षा में चंड छात्र है, अच्छा परफॉर्म करता है, फर्स्ट आता है, तो कैसे पता लगेगा, जब उसका आकलन मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन से ही हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं कि भाई इस बच्चे को छात्रवृत्ति दो, पैसा दो। अगला है, शिक्षण विधियों में सुधार हेतु आवश्यक होता है। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान अनेक विधियों का प्रयोग करता है और समझाने का प्रयास करता है, और छात्रों की प्रतिक्रियाओं से ही पता लगता है कि कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयोगी रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है। इसलिए मूल्यांकन शिक्षण विधियों में सुधार हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, तो एक शिक्षक को अपनी विधियों में सुधार का भी अवसर मिलता है जब वो छात्रों का मूल्यांकन करता है कि भाई मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनको अच्छा समझ आ रहा है, तो अगली बार भी मैं इसी विधि से पढ़ाऊँगा। माने मैंने बच्चों को पढ़ाया, फिर मूल्यांकन किया और आधे बच्चे उसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरी जो विधि थी पढ़ाने की ठीक नहीं थी, अगली बार मैं कुछ नई विधि का प्रयोग करूँगा। तो शिक्षण विधियों हेतु भी उपयोगी होता है
मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन पॉइंट तो मूल्यांकन चेप देना है, आकलन रहा तो आकलन चेप देना है, सबका मतलब एक जैसे ही मान लेना है। अगला है निर्देश देने हेतु उपयोगी होता है। एक शिक्षक छात्रों के मूल्यांकन से ही उन्हें और उनके माता पिता को निर्देश दे सकता है कि छात्र में क्या कमी है और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो जब हमने पेपर लेंगे बच्चे का और पेपर के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके माता पिता को भी हम कहेंगे कि हाँ आपका बच्चा बहुत होशियार है, अच्छा बच्चा है। पेपर लिया और बच्चा ठीक नहीं कर पा रहा तो माता पिता को कहेंगे भाई इस पर थोड़ी मेहनत करो, ट्यूशन आदि लगाओ इस बच्चे का। तो माता पिता को निर्देश दे सकते हैं। छात्रों के मार्गदर्शन का आधार भी होता है। यह छात्र हेतु मार्गदर्शन का कार्य करता है, क्योंकि जब बच्चा उत्तर देते समय गलती करता है तो शिक्षक उन्हें डांटता है और बच्चा वैसी गलती दोबारा नहीं करता है। इससे आकलन यानी जो मूल्यांकन है छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य भी करता है, यानी उन्हें रास्ता दिखाता है। जब एक बार बच्चा माने ठोकर खा ले, ठीक से पेपर में काम नहीं करता है, तो अगली बार फिर उसको टीचर डांटता है भाई ठीक से पेपर दो, ये करो करो, तो फिर वो मार्गदर्शन का कार्य करता है उसके लिए। 11वां पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक होता है। आकलन से पता चलता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में क्या कमियां हैं और उसे किस प्रकार दूर करना है। इसलिए मूल्यांकन पाठ्यक्रम में सुधार हेतु भी आवश्यक होता है। कि मान लें हमने वर्ष के अंत में बच्चे का पेपर लिया है, ठीक है, और उस पेपर में सवाल हमने जो पूछे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे या उनको बहुत कठिन लग रहा है, तो इससे एक टीचर मूल्यांकन करता है ना कि भाई इसका ये मतलब हुआ कि टॉपिक को नहीं शामिल करना है, हमको पाठ्यक्रम में कुछ नया जोड़ना है या कुछ सुधार करना है। तो पाठ्यक्रम में भी सुधार के लिए आवश्यक है, मतलब ये मूल्यांकन। अगला है दाखिले का आधार भी है। तो दाखिले का आधार तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि आपने बच्चे का मूल्यांकन किया, बच्चे अगर पास हो गए, अच्छे मार्क्स आए तो उनको उच्च कक्षा में दाखिला दिलाओ, और फेल हो गए, हम जैसा गधे हैं, तो फिर उसी कक्षा में रहने दो, एक बार दोबारा उनको कहो कि यहीं बैठो दोबारा, ठीक है। तो दाखिले का आधार भी ये होता है, ठीक है। तो वही कहूँगा मैं दोबारा कि जब आकलन आए ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं, जो शुरुआत के पॉइंट है, ठीक है। आकलन आए तो आकलन में सारे पॉइंट लिख देने हैं और वही आकलन 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 होना चाहिए। और मूल्यांकन आए तो मूल्यांकन में सारे पॉइंट लिख देने हैं और मूल्यांकन 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 लिखना है। मैंने नोट्स आपको, जब मैंने आकलन जो पढ़ाया था आपको पहले वाले लेक्चर में, उसके भी नोट्स दिए हैं, और इस वाले जो मूल्यांकन पढ़ा रहा हूँ ये भी मैंने नोट्स दिए हैं, लेकिन ये नोट दिए जो पहले वाले हैं। तो आप एक काम करना, इस नोट में ना जहाँ जहाँ ये आकलन लिखा है ना उसको काट कर मूल्यांकन लिख देना आप, ठीक है। उस वाले नोट्स में तो आकलन है उसको भी प्रिंट आउट करा लेना और इसमें मूल्यांकन लिख देना, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ो तो आपको मूल्यांकन लिखे जहाँ भी, जैसे और भी सामने जहाँ आकलन आ रहा तो वहाँ पर मूल्यांकन लिख देना। बस यही थोड़ी स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, थोड़ी जी इतनी मेहनत करनी है। जो मैं दिमाग को इतना उधर इधर खपा सकता हूँ, तो मैं तो सरल सा तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। इतना तो आपको दिमाग लड़ाना नहीं था कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं तो बता रहा हूँ क्या कर देना चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया है। तो वही अंत में मैं यही कहूँ, अंत में क्या, इसके बाद एक अभी तो 2 और बनाने हैं मुझे। आकलन के पॉइंट आए तो वही लिखने हैं, मूल्यांकन के भी आए वही लिखने हैं, और आकलन के इसके बाद मैं टूल्स पढ़ाऊँगा। तो टूल्स में यदि कोई पॉइंट के कभी विशेषता पूछे तो यही पॉइंट वहाँ भी चेप देने हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसी चीज़ तो हैं। मान लिया आपके ये कमरा है और ये मान लिया उसका एक किचन है और ये मान लिया एक वॉशरूम है आपका। अब कभी कोई विशेषता पूछी आपके वॉशरूम की विशेषता पूछे तो उस वॉशरूम की विशेषता में आप कमरे की विशेषता भी तो बता दोगे कि हाँ हाँ हमारे कमरे का इतना गज का मकान है, उसके अंदर ये है। और मान लिया कभी इसकी विशेषता पूछे किचन की, तो उस किचन की विशेषता में इसकी विशेषता भी तो बता दोगे सबकी। और मान लिया इसकी विशेषता पूछे तो सबकी पूरी बता दोगे। तो वही तो है आकलन, और ये सब उसके अंदर की चीज़ें हैं। तो सब पॉइंट एक जैसे चेपने होते हैं, बस अंतर यही है। आकलन तो आकलन लिखो, मूल्यांकन मूल्यांकन लिखो, भाई कि कोई अंतर नहीं है। तो ये भी हमने समझ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मूल्यांकन को समझा। तो एक बार दोबारा कहता हूँ मैं, मूल्यांकन क्या है भाई? मूल्य 2 शब्दों से मिलकर बना, मूल्य प्लस अंकन। किसी वस्तु के मूल्य का आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। जब एक शिक्षक कक्षा में बच्चों से सवाल पूछता है आदि इस प्रकार तो पता लगाता है भाई मेरी शिक्षण विधि कैसी रही, बच्चे क्या सीख पा रहे हैं। इन सब का वो एक प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन की विशेषता तो वही लिख देना कि मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं हैं या उसके जो उद्देश्य हैं, और इन सबको लिख देना है। तो आपने समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरा देखते हैं, मूल्यांकन के उपकरणों को देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो हमने मूल्यांकन को समझ लिया है कि भाई मूल्यांकन क्या होता है। किसी के मूल्य का अंकन करना, वैल्यू को आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। हमने इसको समझा, ठीक है।
अब इसी में दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी मूल्यांकन से संबंधित है। मूल्यांकन से संबंधित 3 सवाल होंगे। पहला तो हमने देखा, दूसरा देखेंगे हम कि जो मूल्यांकन क्या होता है, इसके हमें उपकरण बताने हैं, टूल्स बताने हैं। और इसके बाद एक तीसरा भी आएगा कि जो मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, संकलनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, इस दोनों में अंतर आदि बताना, उनकी विशेषता बतानी है। तो ये मूल्यांकन से संबंधित 3 सवाल होंगे। इन तीनों में से कोई एक आ सकता है, तीनों के तीनों साथ में नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। तो देखेंगे हम मूल्यांकन। ये दूसरा सवाल देख रहे हैं कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन के उपकरणों, देखो अंग्रेजी में ध्यान देना, टूल वर्ड होगा, और तकनीकियों का आपको वर्णन करना है। हो सकता है कभी यहाँ पर सवाल हो, आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के उपकरण। और तो जो भी आए, मूल्यांकन आकलन दोनों का मतलब एक जैसे ही मानना है। वैसे एग्जाम में ना मूल्यांकन पर ही सवाल ज़्यादा बनता है, आकलन से संबंधित कम सवाल आते हैं। तो जब आकलन मूल्यांकन आ जाए तो दोनों को मतलब एक जैसे ही मानना है, एक जैसे मान के चलना है, ठीक है। क्योंकि सवाल मूल्यांकन पर ही ज़्यादा बनता है, आकलन का इतना बहुत अधिक महत्व नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना क्या है, टूल्स पूछ रहा है और तकनीकी पूछ रहा है, तो सवाल कैसे बनेगा। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के उपकरणों यानी टूल्स और तकनीकों का वर्णन करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है, परीक्षा में प्रयोग के लिए लाए जाने वाले उपकरणों और तकनीकों पर चर्चा करें। तो होगा आगे लिखा कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों तकनीकों का वर्णन करें। या फिर मूल्यांकन की विधियों का वर्णन करें। जो भी सवाल आए ना, वो यही लिखना है। तो 3 प्रकार के सवाल हो सकते हैं, टूल्स, तकनीकी का प्रयोग बताओ, विधि कौन कौन सी होती है। तो ये सवाल है। पढ़ने से पहले समझो कि होता क्या है। देखो, जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे पास मूल्यांकन करने के कौन कौन से टूल हैं। टूल समझते हो ना, मान लें एक मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या टूल हैं। तो एक मिस्त्री के पास बहुत सारे टूल होते हैं भाई, छीनी, हथौड़ा, फलाना ढिमकाना, वो करछी लेके चलता है। उसी प्रकार मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने के टूल क्या होंगे, किन किन से आप खाना बनाते हैं। तो भाई आपको चावल बनाने हैं तो आप प्रेशर कुकर में बना सकते हो, पतीले में बना सकते हो, बड़ा भगोना भी बना सकते हो। तो इसको टूल कहते हैं, यानी जिनके माध्यम से हम उस कार्य को करते हैं ना, उसको ही उपकरण कहते हैं। हर चीज़ के उपकरण होते हैं। जैसे लड़ाई है, युद्ध करना, तो युद्ध के उपकरण, तो युद्ध के बहुत सारे उपकरण हैं, बंदूक, तोप, मिसाइल, गोला बारूद, तो उसके उपकरण है। यानी जिन चीज़ों से उस कार्य को किया जाता है उसे ही उपकरण कहते हैं। तो मूल्यांकन के कौन कौन से उपकरण हैं, आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो क्या क्या आपके पास उपकरण है। तो वही इस सवाल का मतलब है, मूल्यांकन के उपकरण से। तो देखते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। सबसे पहले मूल्यांकन क्या है वो लिख देना, आपने परिभाषा वो आपको याद है ही, और फिर आगे लिख देना है। मूल्यांकन छात्रों के अंकन की एक व्यापक प्रक्रिया है। एक शिक्षक समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है और इस दौरान वह मूल्यांकन के अनेक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करता है, जिन्हें मूल्यांकन के उपकरण कहते हैं। इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। तो यही लिख देना है। जैसे मूल्यांकन आए, आकलन आए, दोनों का एक जैसे मान लेना है कि भाई एक मूल्यांकन क्या, छात्रों के अंकन की एक व्यापक विधि होती है। एक शिक्षक समय समय पर उनका मूल्यांकन करता रहता है और जिन विधियों से, यानी जिन टूल्स तरीके से, जिनका भी उपयोग करके वो छात्रों का मूल्यांकन करता है, उनको ही मूल्यांकन के उपकरण कहते हैं। तो कौन कौन से उपकरण है, तो कम से कम 10-12 मैंने यहाँ पर उपकरण आपको बताए हैं, सब याद रखने आपको। तो पहला जो उपकरण है जिसके माध्यम से हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं वो है परीक्षा। परीक्षा लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, एग्ज़ाम। दूसरा होता है परीक्षण, परीक्षण यानी टेस्ट, टेस्ट के माध्यम से भी बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तीसरा होता है अवलोकन, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी बच्चे को हमने कुछ काम करने को दिया और टीचर देखता रहता है कि कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये भी मूल्यांकन ही का एक उपकरण है। अगला है साक्षात्कार, इंटरव्यू, कि बच्चे को सामने बिठाया, उससे सवाल आदि पूछे, तो उससे भी मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू भी एक क्या है, तरीका है, एक टूल है, एक उपकरण है मूल्यांकन करने का। उसी पर अन्य उपकरणों में है प्रश्नावली, प्रश्नावली को क्वेश्चनियर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी पूरा एक और भी आएगा क्या, सवाल, पूरा का पूरा 16 नंबर का सवाल भी बनता है। ये जो क्वेश्चनियर है ना, ये 4 नंबर का जो सवाल होता है ना, वहाँ भी पूछा जाता है। मतलब शुरुआत में जो पहला सवाल होता है ना, 4 सवाल होते हैं उसमें, तो वहाँ पर भी सिंपल सवाल होता है क्वेश्चनियर, तो उस पर लिखना होता है। ये उपकरण भी है, तो यहाँ भी इसको ध्यान से पढ़ो। और इसका अलग से सवाल भी बनता है, तो वो भी अभी आगे बढ़ेंगे। तो ये भी उपकरण, ये क्या है, उपकरण है एक प्रकार का मूल्यांकन का, ये क्वेश्चनियर है। अगला है निर्धारण मापनीय, क्रम निर्धारण मापनीय, रेटिंग स्केल, ये भी बच्चे का मूल्यांकन का एक उपकरण है। अगला है मत सूची, चेकलिस्ट, ये भी उपकरण का एक
मूल्यांकन का माध्यम है। वाद विवाद डिबेट करवाते हैं बच्चों से स्कूल में, उससे भी उसका मूल्यांकन करते हैं हम। वस्तु निर्माण ऑब्जेक्ट मेकिंग करवाते हैं, बच्चे को कुछ दे दिया और उसको कहा कि ताजमहल बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ, कुछ बना के दिखाओ, तो वस्तु निर्माण वो भी मूल्यांकन का एक उपकरण है। संचित या संचय अभिलेखा पत्र, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी का शब्द है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। हिंदी में संचित भी लिखते हैं, संचय भी लिखते हैं, जो भी लिखा हो, अंग्रेजी का शब्द है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का सामने से मतलब होता है कि जो बच्चे की जानकारी होती ना, उसके घर, उसका नाम, उसके लिंग, उसका राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, तो जिस चीज़ में भी उसको रिकॉर्ड को रखते हैं उसको ही कहते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो उससे भी बच्चे का मूल्यांकन होता है। इसके अलावा होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को एक्सीडेंटल रिकॉर्ड भी कहते हैं। जिस चीज़ में बच्चे के जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी होती है उसको कहते हैं, यानी एक निगेटिव प्रकृति की चीज़ का प्रभाव बच्चे पर पड़ा, उसे कहते हैं। अगला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का सामान्य से यहाँ पर इतना मतलब समझो कि बच्चे ने जो भी असाइनमेंट दिए, जो भी टेस्ट दिए, उन सबको हम एक किताब में रख देते हैं, उस किताब को एक पोर्टफोलियो कहते हैं। असाइनमेंट आप जानते हैं, प्रोजेक्ट भी आप जानते हैं, डायरी भी आपको पता ही है। तो ये कम से कम 15-16 टूल मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पर, किस चीज़ के, मूल्यांकन के। तो इनमें से सबको अभी पढ़ेंगे, इसमें से यदि 4 नंबर कोई सवाल आएगा तो उसको भी आप हल कर लेना, और जब 16 नंबर का कोई सवाल आए तो वहाँ पर तो सबको थोड़ा थोड़ा बता देना है कि पहला है परीक्षा है, दूसरा परीक्षण है, इनसे तो मूल्यांकन करेंगे बच्चे का। तीसरा अवलोकन है, चौथा साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, निर्धारण मापनी है, अंग्रेजी का शब्द याद रखना, रेटिंग स्केल, मत सूची है, वाद विवाद है, वस्तु निर्माण है, संचित या संचय अभिलेखा पत्र, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड को अंग्रेजी में एनेक्डोटल ही लिखते हैं, अंग्रेजी भी याद रखना। मान लिया हिंदी में कुछ और लिया हो इसने, तो अंग्रेजी की याद रखना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा। पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और डायरी। तो आइए सबसे पहला वाला जो उपकरण है वो है परीक्षा। तो परीक्षा तो आप जानते हैं, परीक्षा के माध्यम से हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। छात्र के मूल्यांकन का सबसे पहला उपकरण परीक्षा है। परीक्षा लिखित, मौखिक और प्रायोगिक प्रकार की होती है। इस उपकरण की सहायता से एक शिक्षक वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करता है। तो सिंपल सी बात कह दी है कि भाई जो परीक्षा होती है वो सबसे अच्छा एक तरीका होता है किसी भी बच्चे का मूल्यांकन का। अच्छा कहना तो ठीक नहीं होगा, मतलब एक तरीका है, एक उपकरण है। 3 प्रकार की परीक्षा होती है, लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, और आप प्रैक्टिकल भी तो करते हैं, तो भी प्रायोगिक है। और इस आधार पर एक शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करता है, और वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर होता है। हमारे स्कूल आदि में होता था ना, 6 महीना पेपर देते थे, साल भर के पेपर देते थे, प्रैक्टिकल करते थे, उनके आधार पर मूल्यांकन करते थे बच्चे का कि हाँ अच्छा है, बुरा है, पास करना है, फेल करना है, गधा है, मजदूर है, जो भी है। तो पहला देख लिया हमने, परीक्षा है। दूसरा उपकरण देखेंगे परीक्षण। परीक्षा और परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, और परीक्षा का मतलब पेपर। यह भी छात्रों के मूल्यांकन का एक उपकरण है। शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद छात्रों से प्रश्न आदि पूछे जाते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है। इसे इसे मुख्यतः आकलन कहते हैं, जो मूल्यांकन का ही एक उपकरण होता है। ठीक है, तो परीक्षण का मतलब ही क्या है, टेस्ट लेना है। ठीक है, जब एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाने के बाद, और टेस्ट कितनी बार भी हो सकता है, होता है ना। मान लिया आज मैंने पढ़ाया, चलो मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। मान लिया 10 दिन में सब चीज़ पढ़ाया मैंने, 10 दिन का एक सामने टेस्ट ले लिया, तो टेस्ट कई बार हो सकता है। तो कक्षा में पढ़ाने के बाद अब शिक्षक जानना चाहते हैं कि भाई बच्चों ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसको मौखिक रूप में ना पूछकर उसको एक किताबी रूप में लिख के बताओ, तो वही टेस्ट हो जाता है। मैंने सिंपल तुम्हें पूछ लिया और मैंने कहा नहीं पूछूंगा नहीं, चलो यार मैं 10 सवाल को लिख के दे देता हूँ, टेस्ट हो गया हो, तो इसको टेस्ट कहते हैं। और ये भी बच्चों के मूल्यांकन का एक उपकरण होता है। जो ये टेस्ट होता है ना, 3 प्रकार का होता है, ध्यान से इसको सुनना है। एक होता है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, एक होता है निदानात्मक या नैदानिक परीक्षण, और एक होता है उपचारात्मक परीक्षण। ये भी अभी आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ये महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, तो परीक्षण जो टेस्ट है ये भी क्या है, बच्चों के मूल्यांकन का एक उपकरण है, या टेस्ट लेकर हम पहले तो पेपर लेके कर रहे थे, एक टेस्ट भी, तो टेस्ट लेके भी मूल्यांकन कर रहे हैं, और 3 प्रकार का टेस्ट होते हैं। तीसरा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को बच्चे कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। इसके तहत शिक्षक छात्रों को करने के लिए कुछ काम या गतिविधि देता है, और शिक्षक निरंतर छात्रों का अवलोकन करता रहता है, यानी देखता रहता है उनको। ऐसा कार्य किसी एक छात्र अथवा छात्रों के समूह द्वारा करवाया जाता है। कि मान लें शिक्षक ने कुछ काम दे दे कि जाओ जो वहाँ पर क्यारी हैं उन क्यारी को बनाओ, वहाँ पेड़ पौधे लगाओ, और
टीचर देख रहा है बच्चों को कि हाँ हाँ अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको ही कहते हैं अवलोकन। ये भी मूल्यांकन ही कर रहा है बच्चे का कि भाई किस प्रकार बच्चा चीज़ों को कर रहा है। तो ये भी एक टूल है मूल्यांकन करने का या आकलन करने का। अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू से तो आपको समझ पा रहे हो, अच्छा इंटरव्यू है, लेकिन साक्षात्कार हिंदी का शब्द है, हिंदी का शब्द भी याद रखना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को ही साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व, ज्ञान, रुचि, पसंद नापसंद आदि की जानकारी प्राप्त करता है, अतः छात्रों के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एक साक्षात्कार की परिभाषा आपको याद रखनी है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने बैठकर बातचीत की जाती ना, तो उसे ही साक्षात कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इधर दो इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, या एक एक भी हो सकता है, मैंने वो सवाल पूछ रहा हूँ या जवाब दे रहा हूँ, तो इसको हम साक्षात्कार कहेंगे, इंटरव्यू कहेंगे। और इंटरव्यू एक अच्छा टूल है, उपकरण है, विधि है मूल्यांकन करने की। तो ये जो साक्षात्कार है ना, ये 4 नंबरों में पूछता है साक्षात्कार क्या है, उसकी विशेषता बताइए। तो 4 नंबरों में पूछेगा, तो फिर अभी और आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ तो पता है कि यहाँ साक्षात क्या था। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से जो आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, और इसके माध्यम से भी जब एक शिक्षक होता है सामने बच्चे को बिठाता है और उससे सवाल आदि पूछता है, वो साक्षात्कारी कहलाता है। पढ़ाते समय पता नहीं खांसी क्यों होती है। ठीक है, तो साक्षात्कार, तो ये हमने अभी तक 4 देख लिए। क्या मूल्यांकन के उपकरण पढ़ रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो इसे। अगला देखो प्रश्नावली। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनियर। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें बालक को सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बच्चे को हाँ अथवा ना में देना होता है। प्रश्नावली देखो ऐसी होती है, क्वेश्चनियर मैंने यहाँ पर आपके लिए बना भी रखी है कि एक ऐसी सूची एक प्रकार का इस प्रकार का बच्चे को दिया जाता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और पीछे यस और नो में टिक लगाना होता है बच्चे को, हाँ या ना, हाँ या ना, तो उसको प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर का पता 134A है या नहीं है, तो 134A यही है, तो हाँ ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो हाँ ये भी ठीक है। पानी का सूत्र H2O है, तो हाँ ये भी ठीक है। देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो नहीं 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 है। तो इसको जब इस प्रकार यस नो पर टिक लगाते हैं, तो इस प्रकार की ही प्रश्नावली कहते हैं, और इससे भी हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे को एक सूची दे दी है और उसे यस नो का टिक लगाओ। तो परिभाषा याद रखनी है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है, ये प्रश्नों की सूची है जिसमें बालक के सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर बच्चे को हाँ अथवा ना में देना होता है, यस नो में देना होता है। इसको हम क्वेश्चनियर कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है क्वेश्चनियर। ये भी पिछले साल 4 नंबर में सवाल पूछा गया था और यही सवाल फिर 16 नंबर में पूछा गया था। तो जब 16 नंबर के लिए आगे पढ़ेंगे तो ये भी 16 नंबर में भी हम आगे देखेंगे इसको, तो उसको तो बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ना है, इसकी क्या विशेषता होती है, कैसे बनती है, क्या क्या प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लें कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों की एक सूची है जिसमें बच्चे को हाँ ना में उत्तर देना होता है। तो ये भी मूल्यांकन का एक तरीका है, टूल है। अगला है निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। इसको भी याद रखना, 4 नंबर में पूछा गया सवाल था। मतलब जो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं ना, ये मूल्यांकन के उपकरण, इन्हीं उपकरणों को किसी एक को ये 4 नंबर में दे देता है। और तो जितने हम 16-17 पढ़ रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भी 1-2 तो आएंगे एग्जाम में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं तो एग्जामिनर उसी को उठा के दे देता है 4 नंबर में कि चल एक्सप्लेन कर चीज़ों को। निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। निर्धारण मापनी की एक ऐसी सूची, तालिका होती है जिसमें छात्र के गुणों, व्यवहार, स्कूल, स्वच्छता आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं और प्रश्न के पीछे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक पर उसे टिक करना होता है। इसे ही रेटिंग स्केल कहते हैं। रेटिंग स्केल कुछ ऐसी होती है, देखो ऐसी एक सूची होती है सवालों की और पीछे उस पर लिखा होता है गुड, वेरी गुड, गुड, ओके, पुअर और वेरी पुअर, ऐसी सूची होती है। अब जैसे छात्र की उपस्थिति क्लास में अच्छी है, बुरी है, तो टीचर ने कहा हाँ ठीक, कभी कभार ठीक आ ही लेता है, तो चल ओके है, ठीक है। शिक्षक का आदर सम्मान करता है, तो हाँ बहुत आदर है, बहुत अच्छा बच्चा है यार, तो चलो ठीक है, वेरी गुड बच्चा है। गृह कार्य करता है, अरे बिल्कुल सन्नाटा आदमी है, कभी करके नहीं लाता, बिल्कुल वेरी पुअर है। स्वच्छता हाँ ठीक ठाक रखता है, स्वच्छता भी ओके है। तो इस प्रकार की सूची होती है ना, इसको ही निर्धारण मापनी कहते हैं। यानी इन आधारों पर हम उसका निर्धारण कर रहे हैं। वेरी पुअर है, गुड, सॉरी वेरी गुड है, ओके है, पुअर है, वेरी गुड है।
तो वेरी पुअर, सॉरी पुअर लिखा मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार की निर्धारण जो मापनी होती है ना, सामान्यतः 5 टाइप की होती है, मतलब 5 खाने होते हैं। किसी किसी में 3 भी होते हैं, गुड, ओके, पुअर, ऐसे। किसी किसी में 7 भी होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 5 7 इस प्रकार की होती है ये निर्धारण मापनी ज़्यादातर। तो आपने निर्धारण मापनी भी देखी। क्या है निर्धारण मापनी? एक प्रकार के प्रश्नों की सूची है जिसके पीछे विभिन्न विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से किसी एक पर टिक करना पड़ता है और इससे भी मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन होगा ना, मान लिया कोई राम है, राम नाम के बच्चे की इस प्रकार ये सूची है और मैं प्रिंसिपल हूँ और मैंने कहा कि वो राम की वो लेके आना निर्धारण मापनी, तो मैं इसको देखकर आकलन करूँगा ना कि राम कैसा लड़का है, अच्छा है, हाँ हाँ ठीक उपस्थित होता है, अरे ये तो बिल्कुल गृह कार्य नहीं करता, बिल्कुल गधा है ये, तो इसको देखकर मैंने उसका मूल्यांकन कर दिया है। इसलिए मूल्यांकन का एक उपकरण होता है, ये मेंटेन किया जाता है स्कूल में। तो प्रश्नावली आपने देखी, प्रश्नावली में ऐसे सवाल थे, यस नो में करना था। निर्धारण मापनी में इन पॉइंटों को टिक करना होता है, ये परिभाषा याद रखनी है, दिमाग में ऐसा याद रखनी कि ऐसा कुछ था। अगला है मत सूची, चेक लिस्ट। ये चेक लिस्ट भी पूछा गया है 4 नंबर में सवाल, मैंने बोला ना कि यहाँ से 4 नंबर में कई सवाल पूछता है। चेक लिस्ट क्या है? यह एक प्रकार की प्रश्नों की सूची है जिसमें प्रश्नों के पीछे छात्रों के सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल लिखना होता है, उसको ही चेक लिस्ट कहते हैं, मत सूची कहते हैं। हिंदी का शब्द याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, अंग्रेजी का शब्द याद होना चाहिए। चेक लिस्ट, चेक लिस्ट का मतलब प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रश्न के पीछे सत्य और असत्य पर बच्चे को टिक करना होता है, उसे ही चेक लिस्ट कहते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें एक जैसी आपको दिख रही होंगी, ये प्रश्नावली भी लगभग ऐसी लग रही है, ये भी निर्धारण मापनी भी लगभग ऐसी लग रही होगी और ये चेक लिस्ट भी ऐसी लग रही होगी, लेकिन अंतर है तीनों में। यहाँ यस नो में जवाब दे रहा है, यहाँ 5 खानों में से कोई एक टिक करना होता है, यहाँ ट्रू फॉल पर देना होता है। एक जैसी है लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। अब कैसे हो सकती हैं? भारत एक देश है तो सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है, तो बच्चे को टिक कर दिया। मानव एक पशु है, पशु तो नहीं है, तो फिर फेल कर दिया। पानी का सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, तो CO2 तो नहीं होता। पृथ्वी चपटी है तो चपटी तो नहीं है, तो फॉल है। कोयला लाल होता है तो लाल तो नहीं होता, इसलिए कर दिया। रक्त लाल होता है तो लाल होता है, इसलिए हाँ कर दिया। तो इसे ट्रू फॉल लिखना होता है, इसको ही मत सूची कहते हैं, ठीक है, चेक लिस्ट कहा जाता है। तो ये भी बच्चों के मूल्यांकन का आकलन का एक उपकरण ही है। हाँ आ रहा हूँ, अभी तुम खा लो, 10 मिनट में आऊँगा मैं, ठीक है। अगला देते हैं वाद विवाद, डिबेट। डिबेट का मतलब होता है कि किसी विषय पर बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है और उस विषय पर उन्हें चर्चा करवाई जाती है कि इसके पक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलो। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो 5 बच्चों का भाई बोलो वरदान है, 5 बच्चों को बोला बोलो अभिशाप है, और फिर टीचर उनको देख रहा है कि हाँ कौन कैसा बोल रहा है, इसको ही कहते हैं डिबेट कहते हैं। आ रहा हूँ दीदी, अभी खा रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। डिबेट कहते हैं, ठीक है। वाद विवाद प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों को 2 या 2 से अधिक समूह में बांट दिया जाता है तथा उन्हें एक टॉपिक दिया जाता है जिस पर वे अपने विचारों को रखते हैं, या एक पक्ष को टॉपिक के पक्ष में बोलने को कहा जाता है और दूसरे को उसके विपक्ष में। विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इसके पक्ष और विपक्ष में बोलो, तो 2 ग्रुप में बांट दिए बच्चों को, इसे ही कहते हैं वाद विवाद। तो वाद विवाद भी छात्रों के मूल्यांकन का एक उपकरण ही है। शिक्षक देखता रहता है कि हाँ हाँ कौन बच्चा अच्छा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितनी जानकारी है, तो इससे भी वो आकलन करता है। मुझे उम्मीद है ये भी ये समझ आया होगा। अगला है वस्तु निर्माण, ऑब्जेक्ट मेकिंग। इस विधि में शिक्षक छात्रों को किसी कागज, कपड़ा, लकड़ी आदि से किसी वस्तु को बनाने को कहता है तथा छात्रों द्वारा निर्मित वस्तु के आधार पर ही शिक्षक उनका मूल्यांकन भी करता है। ये आप भी स्कूल में करते रहे होंगे कि कुछ ऐसे कागज़ को दे दे, भाई बचाओ ये बनाओ, इससे ताजमहल बना दो, इससे जहाज बना दो, इससे वो बना दो, तो फिर देखते हैं कि हाँ क्रिएटिविटी कितनी है बच्चे के भीतर, तो इससे भी आकलन लगाते हैं हम बच्चे का। तो ये भी वस्तु निर्माण भी एक क्या है, टूल है, विधि है, तकनीकी है आकलन करने का। अगला है संचित या संचयी अभिलेखा पत्र, इसको भी ध्यान से देखना है, ये भी 16 नंबर का सवाल भी होता है और 4 नंबर में पूछता है। अंग्रेजी का शब्द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड है। हिंदी में संचित भी होता है, संचय भी लिखा होता है, जो भी लिखा हो। हिंदी की दशा क्या है मैं कई बार कह चुका हूँ, अंग्रेजी का शब्द ही मान्य होगा, वही आपको याद रख के समझना कॉन्सेप्ट को। संचित अभिलेखा पत्र का सामान्य से ही मतलब समझो, पढ़ने से पहले समझो इसको। देखो जब एक बच्चा होता है ना स्कूल में, तो स्कूल के पास उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है ना एक पन्ने में, उसको ही संचित अभिलेखा पत्र कहते हैं।
जब कोई बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल वाले को रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना कि माता का नाम, पिता का नाम, इसका नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर, घर का व्यवसाय, राष्ट्रीयता, कहाँ का है, कैसा है, किस स्कूल में पढ़ता है, स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य कैसा रहता है, अटेंडेंस कैसी है। तो ये जो पूरा खाका स्कूल रखता है ना, उसको ही संचित अभिलेखा पत्र कहते हैं। क्यूमुलेट करना किसी चीज़ को एकत्रित कर देना उस कार्ड में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड कहलाता है। तो आई संचित अभिलेखा पत्र का मतलब व्यक्ति से संबंधित, छात्र संबंधित जितनी भी जानकारी होती है जिस पन्ने में लिखी जाती है उसको ही कहते हैं। ये तो मैंने समझाया जस्ट, अब किताब लिखना कैसे वहाँ पर। संचित अभिलेखा पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें छात्र का स्थायी एवं व्यक्तिगत इतिहास होता है, यानी जो भी बच्चे का अभी तक का इतिहास रहा है उस सब का रिकॉर्ड है उसके भीतर, और उसका स्थायी है। स्थायी का मतलब परमानेंट चीज़ें हैं, ऐसी नहीं कि जो दिन पर दिन बदल रही है, वैसी चीज़ नहीं होती उसके भीतर। जब कोई छात्र स्कूल में प्रवेश करता है तो स्कूल द्वारा जिस पत्र में उसकी समस्त जानकारियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे ही संचित अभिलेखा पत्र कहते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रवेश करेगा तो आप ही स्कूल में भी बनाते होंगे इन चीज़ों को, ये तो हर स्कूल में होता ही होगा ये संचित अभिलेखा पत्र, कि जब स्कूल में प्रवेश किया तो जो भी उसके संबंध में जानकारी सबको लिख दो एक पन्ने में, उस पन्ने को ही कहते हैं। तो होता कैसा है ये, एग्जाम में बनाना नहीं है, आपके उदाहरण के लिए समझाता हूँ मैं चीज़ों को। ये जो मैं उदाहरण देता हूँ ना, जब ये 16 नंबर में सवाल है तो बनाने नहीं है ये चित्र चुत्र, ठीक है, ये तो जस्ट आपकी कितना बनाओगे वहाँ पर इन चीज़ों को, बस परिभाषा लिख दो, बस समझा दो, ये तो आपके उदाहरण के लिए। तो आपको अंतर तो समझ आया कि प्रश्नावली और निर्धारण मापनी और मत सूची में क्या अंतर है, सवालों के आधार पर मैंने समझाया भी उदाहरण देके। ऐसी बनती है संचित अभिलेखा पत्र। होता कैसा है, तो ऐसा होता है, देखो सबसे पहले अलग अलग कॉलम बने होते हैं, मतलब सारणी होती है। जैसे पहले में छात्र से संबंधित जानकारी होती है, दूसरा परिवार से संबंधित जानकारी, तीसरा स्कूल का विवरण, चौथा स्वास्थ्य संबंधी सूचा, इस प्रकार 10-12 चीज़ें होती, कई सारी चीज़ें उसमें। तो पहले में छात्र संबंधित जानकारी में छात्र का नाम क्या है, उम्र क्या है, लिंग क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, बहुत सारी जानकारी बच्चे के बारे में। दूसरा परिवार से संबंधित जानकारी, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, घर का मोबाइल नंबर क्या है, कितने भाई बहन हैं, क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, सबकी जानकारी। स्कूल का विवरण होता है, स्कूल कहाँ है, पता क्या है, दूरभाष नंबर क्या है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बच्चा बीमार रहता है, स्वस्थ रहता है, मानसिक स्थिति अच्छी है, विकलांग है, क्या है, स्वस्थ है, सबकी जानकारी। और इसी प्रकार उपस्थिति संबंधी जानकारी, उपस्थिति कैसी है, प्रवेश रोज आता है, टाइम से आता है, नहीं आता है, इस प्रकार की जो भी जानकारी जिस पेज में रखी जाती है ना, उसे ही कहते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो ये आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये संचित अभिलेखा पत्र था। अगला देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हिंदी में क्या होगा इसका, हिंदी वो तो पता नहीं है, वहाँ घटना रिकॉर्ड भी कुछ भी लिख सकता। अंग्रेजी का शब्द याद रखना, एनेक्डोटल शब्द होगा, या फिर एक्सीडेंटल। ये एक्सीडेंटल तो नहीं लिखता ज़्यादातर, एनेक्डोटल ही लिखा होता है। तो क्यूमुलेटिव था, ये एनेक्डोटल है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि बच्चे के जीवन में, उसके अतीत में जो भी ऐसी घटनाएं घटी जिनसे उस पर प्रभाव पड़े ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, और उसका जो व्यवहार है उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ हो, उन घटनाओं को ही एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। इससे पहले क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में तो बच्चे की जानकारी रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हुई हो और उसके कारण उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया हो। तो कोई टीचर पता लगाना चाहे कि बच्चा इतना शरारती क्यों हो गया है, तो जिस बात से हम पता लगा सकते हैं ना, उसको ही एनेक्डोटल, इसलिए तो नाम है एक्सीडेंटल। उसके जीवन में क्या घटित हुआ उल्टा सीधा जिसके कारण वो ऐसा बना है आज, उसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ है एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो बच्चे के जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देता है तथा इन घटनाओं से बच्चे पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा इसकी जानकारी भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड से ही मिलती है। अतः एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बच्चे की नकारात्मक प्रवृत्ति का पता लगता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। एक शिक्षक इसे देखकर छात्र का मूल्यांकन करता है और सुधारने का प्रयास भी करता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, बच्चे के जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो उन घटनाओं का विवरण होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। और उस एनेक्डोटल रिकॉर्ड को देखकर शिक्षक पता लगाता है कि जो बच्चा है आज ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ, कब से ऐसा हुआ होगा, 6वीं क्लास में ऐसा ही था, 7वीं में ऐसा ही था, 8वीं में क्या था, इतना ऐसा क्यों बना। तो उसका मूल्यांकन करता है और फिर सुधारने का प्रयास करता है उस एनेक्डोटल रिकॉर्ड से।
बच्चे की मुझे जानकारी लेनी है, क्या है, कैसा है, नाम क्या है, पता क्या है, तो मैं तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड देखूंगा। और मुझे बच्चे में जो नकारात्मक प्रवृत्ति है उसको सुधारना है, तो मैं उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखूंगा। तो स्कूल में इसको भी मेंटेन किया जाता होगा। होगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो स्कूल में पढ़ाता नहीं हूँ, तो ऐसा होता, हम तो कभी पढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो देखो होता कैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कुछ ऐसा होता है। बच्चे का एक्सीडेंट, उसमें होता है कि क्या कभी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, तो कब हुआ था, कौन सी तारीख थी, उम्र क्या था, स्थान क्या था। माता पिता का एक्सीडेंट हुआ हो कभी, तो क्या हुआ, क्या था। दादी दादा किसी की मृत्यु हुई हो, तो उस समय बच्चे की उम्र क्या थी, कौन सी क्लास में पढ़ता था, उस समय स्वभाव कैसा था, पढ़ने में कैसा था, प्रवृत्ति कैसी थी। पसंदीदा स्कूल से निकालना, कि किसी पसंदीदा स्कूल से क्या इसको निकाला गया था, पहले कहाँ पढ़ता था, वहाँ से किस तरह क्यों निकाला। गांव से शहर आया, पहले गांव में था फिर शहर आ गया, इसके कारण क्या पता उसके मस्तिष्क में नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो। आर्थिक समस्या, घर में कलेश हो रहा हो, गरीबी हो, तंगाई हो, उसके कारण इसका स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ा हो गया है। संगति का असर हो, कि संगति ऐसी है, इसकी दोस्त बिल्कुल पियक्कड़ है, नशेड़ी है, इसलिए क्लास में ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार की जो नकारात्मक प्रकृति, यानी इस प्रकार की जो घटनाएं उसके जीवन में घटित है, उनसे उसको क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का जिसमें रिकॉर्ड रखते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। तो आई एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब, अब एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। मान लो कोई राम नाम का बच्चा है, मतलब मैं चल राम की बात लेता हूँ। राम है, राम गांव में रहता था, गांव में था, उसके दादा की वहाँ पर मृत्यु हो गई, और राम उस समय 6वीं क्लास में पढ़ता था। तो जब वो गांव में उसकी दादा की मृत्यु हो गई, तो उसके पिता उसको गांव से शहर लेकर आ गए, क्योंकि अब गांव में कोई रहा नहीं, तो शहर लेके आ गए। अब जब शहर में आए तो उसके पिता ने उसको किसी स्कूल में एडमिशन दे दिया 6वीं क्लास में। तो 6वीं क्लास में जब राम था, तो राम बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था, गुरु का आदर करता था, बहुत अच्छा लड़का था मतलब। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उसको चिढ़ाते रहते थे कि ये गांव का लड़का है, ये है, वो है, और काफ़ी चिड़चिड़ा। तो बच्चों के चिढ़ाने से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। और 7वीं और 8वीं क्लास आते आते वो लड़ने लग गया बच्चों से। और इसके बाद जब 9वीं क्लास में गया तो टीचर से भी लड़ने लग गया आज। ठीक है। तो जब अब 9वीं क्लास में वो राम है और एक टीचर है, मान लीजिए मैं हूँ टीचर, तो मैं देखूंगा कि राम ऐसा क्यों है, बच्चों से भी लड़ता है, गाली गलौज करता है, टीचर से भी लड़ता है, तो क्या हमेशा ऐसा ही था ये। तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड को देखकर, कि राम, अच्छा उसके दादा की मृत्यु हुई थी जब राम 6वीं क्लास में पढ़ता था। उसके बाद एक स्कूल छोड़कर एक गांव से शहर आ गया। जब शहर आया 6वीं क्लास में, इसको यहाँ स्कूल में आया तो उस समय बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसके कारण बच्चे इसको चिढ़ाने लग गए, और आज 9वीं क्लास जाते जाते इस प्रकार का उद्यमी बन चुका है। तो इससे मुझे राम के बारे में आकलन हुआ। अब मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। मूल्यांकन हो गया ना मेरा कि राम ऐसा है, तो शिक्षक का कार्य क्या है, उसके बाद उसमें सुधार करने का कार्य करेगा। तो इन सब की जानकारी जिस कार से मिलती है उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। आए समझ। मैंने इतनी गहराई में समझा दी, इस पर तुम 16 नंबर का सवाल आए उस पर लिख दोगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड पर। ठीक है। किताब में नहीं मिलेगी इतनी गहराई में इस तरह से समझाया तुम्हें कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, समझने में 3 दिन लग जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल सामान्य बात समझा दी कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई उसका नकारात्मक प्रभाव जिस पर पड़ गया ना, तो उस नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ा उसकी जानकारी लेना ही एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उद्देश्य था। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी जान लिया आपने। अगला देखिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के सामने से मतलब है कि जो भी बच्चे से संबंधित जो भी दस्तावेज, सब जिस कागज़ में जिस फाइल में रहते हैं उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। एक वर्ष के दौरान छात्र ने कक्षा में जितनी फाइलें बनाई, चार्ट, पोस्टर बनाए, टेस्ट दिए, असाइनमेंट दिए, गेम खेले, संगीत में भाग लिया, इन सभी गतिविधियों का जिस फाइल में रिकॉर्ड रखा जाता है ना, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। इसको आधार बनाकर शिक्षक छात्र की समस्त गतिविधियों तथा उनमें सफलता और विफलता का पता लगाता है। तो पोर्टफोलियो जो भी गतिविधि थी, मान लीजिए एक बच्चे ने हर महीने टेस्ट दे रहा है, तो जो टेस्ट है उस टेस्ट को टीचर जिस फाइल में कलेक्ट कर रहा है ना, वही उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। और ये पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि माना एक बच्चा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राम है, मान लें राम ने जून में टेस्ट दिया, ठीक है, और फिर जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त में उसने दोबारा टेस्ट दिया, टीचर ने लिया। तो जो शिक्षक है उसको कैसे पता लगेगा कि जून में राम ने टेस्ट दिया था, वो अगस्त में उससे अच्छा मार्क्स आए हैं, नहीं आए हैं, क्या हुआ है भाई, कैसे पता लगाऊँ मैं कि जो राम ने जून में पिछले 2 महीने पहले टेस्ट दिया था उस समय उसका परफॉर्म कैसा था, आज परफॉर्मेंस कैसा है। भाई चलो राम एक ही बच्चा है तब तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन क्लास में 70 बच्चे हैं तब कैसे रखूँ दिमाग में, याद में नहीं रख सकता ना। तो इसीलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया जाता है।
कि उसमें उस जून की जो टेस्ट कॉपी है टीचर उसको देखेगा और फिर मैच करेगा कि अच्छा जून में बहुत अच्छा था ये, इसमें से 50 में से 40 मार्क्स आए थे और अगस्त में देखो 50 में से 20 ही आ रहे हैं इसके। तो इसका जो आकलन करेगा ना उसको ही पोर्टफोलियो कहते हैं। आए समझ पोर्टफोलियो का मतलब? पोर्टफोलियो में बच्चे के संबंधित सभी जानकारी होती है जिनको देखकर एक टीचर पता लगाता है कि भाई पहले कैसा था अब कैसा है, क्या उसमें सुधार हुआ है या विफल हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर विफल हो रहा है तो भाई फिर सुधारने का प्रयास करेगा कि पहले अच्छा था अब परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पा रहा। पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला है डायरी। डायरी डायरी एक ऐसा दस्तावेज है, चलो मैं पूछता हूँ आपसे, डायरी क्या होती है? रोज़ बच्चे की मेंटेन करते होंगे आप डायरी, इसने नाक पोंछा नहीं पोंछा है क्या होती है डायरी? डायरी क्या होती है भाई? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें प्रतिदिन घटित होने वाली है, प्रतिदिन की जो भी घटनाएं बच्चे से संबंधित उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको डायरी कहते हैं ना। डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें छात्रों के दैनिक कार्यों का ब्यौरा होता है। इसे प्रतिदिन मेंटेन किया जाता है और इसके आधार पर ही शिक्षक छात्र का मूल्यांकन करता है कि बच्चे अपने दैनिक कार्यों को ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे छात्र का मूल्यांकन होता रहता है, ठीक है। तो स्कूल आज में डायरी मेंटेन की जाती है कि ये किया ये किया, हाथ धोए नहीं धोए, मुंह धोया कान धोए, जो भी धोया मतलब इसे डायरी कहते होंगे। हमने तो कभी नहीं बनाया क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं थी डायरी की, ठीक है। तो ये भी मूल्यांकन करने का एक उपकरण है, टूल है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। इतने उपकरणों में से 1 2 ये 4 नंबर में भी आता है, क्योंकि 4 नंबर में कुछ भी लिख देगा ना। अवलोकन क्या होता है? मान लिया साक्षात्कार ले, जैसे मैंने कहा कुछ कुछ आए हैं, मत सोचिए। चेकलिस्ट पूछी पिछली बार, एक निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल को एक बार पूछा था, एक क्वेश्चन को पूछा था इसने 4 नंबर में, तो ये आपने देख लिया। तो अब एक बार समराइज़ कर रहा हूँ मैं। हमने मूल्यांकन क्या है उसको समझा और मूल्यांकन के उपकरण देखे। टूल्स और तकनीकी दोनों एक ही है, टूल और तकनीकी सब इसी में शामिल हो गए। वैसे टूल अलग होते हैं, तकनीकी अलग होती हैं, लेकिन दोनों को साथ में लिख देना, ठीक है। टूल और तकनीकी बहुत प्रकार की हैं, तो सारे लिखकर फिर परीक्षा है, परीक्षण है, अवलोकन है, साक्षात्कार में हम साक्षात्कार के माध्यम से कर रहे हैं। ये प्रश्नावली क्वेश्चन होते हैं, उसमें बच्चे का हम मूल्यांकन करते हैं। निर्धारण मापनी होती है, मत सूची होती है, वाद विवाद करा के करते हैं, वस्तु का निर्माण ऑब्जेक्ट मेकिंग करवा दिया, उस संचित अभिलेखा पत्र जिसमें बच्चे की जानकारी है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऐसी घटनाएं जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। ये मैंने 2 यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन लिख देना आप। असाइनमेंट तो आप जानते हैं कि असाइनमेंट करवाया जाता है, प्रोजेक्ट मेकिंग करवाई जाती है किसी विषय आदि पर। डायरी भी आपने समझ लिया कि डायरी होती है। तो नहीं समझे इसको? मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं मूल्यांकन उपकरणों की? तो ये है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। किताब में यार जो भी किताब है ना, चाहे ये असेसमेंट फॉर लर्निंग वाली जो मेरे पास है, जो इसमें भी एक सामने कोई चीज़ें मिल नहीं रही है, कहीं भी किताबों में एक सामने मिलेंगी नहीं आपको। मतलब पता नहीं, मैं खुद नहीं जानता मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढता हूँ इन चीज़ों को, फिर जाके उनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जाके एक सामने लिखता हूँ और समझता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ। क्या लगता है तुम्हें कि जो मैं तुम्हें इतनी गहरा में इन चीज़ों को समझाता हूँ, ये मत सूची ऐसी होती है या फिर जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऐसा होता है, क्या लगता है तुम्हें किताब में ऐसे ही लिखा होगा इन चीज़ों को, इसी भाषा में लिखा होगा? भाई पसीना छूट जाता है चीज़ को समझने में, और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझना है चीज़ों को आसान सी भाषा में। तो ये आपने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला सवाल को देखेंगे। चलो मैं पहले खाना खाता हूँ फिर बनाता हूँ, उसके बाद हम ये वाला देखेंगे, तभी आप इसको ध्यान से देखो। निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं और उपयोगिता का आपको वर्णन करना है। तो मैंने कहा ना 3 सवाल, पहला वाला हमने देख लिया, दूसरा भी देखा, उसके टूल्स देखे, और तीसरा निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन को देखना है। तभी आप इसको याद करो कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, और जो संकलनात्मक मूल्यांकन है इसको योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सम्मेटिव इवैल्यूएशन, इन दोनों को याद रखना। फॉर्मेटिव, सम्मेटिव एक जैसे ही है। किसी चीज़ का निर्माण करना यानी उस चीज़ की रचना करना। मैं एक निर्माण कर रहा हूँ पेन की, तो पेन की रचना कर रहा हूँ, तो वही पर्याय शब्द है। और संकलनात्मक योग करना, किसी चीज़ को जोड़ना, संकलित करना ही सम्मेटिव कहलाता है। तो ये हिंदी के शब्द होंगे, अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है। हिंदी में तो वही है, 10 शब्द हो जाते हैं एक शब्द के लिए, अंग्रेजी का हमेशा एक शब्द मिलेगा आपको हर जगह पर। इसलिए तो अंग्रेजी वहाँ जितना राष्ट्रीय मतलब पूरे कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में है, और हिंदी लगभग 42% देश में लोग बोलते हैं, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं आज के दिन में। यही कारण है, क्योंकि मतलब ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि समझ नहीं पाए इंसान की है क्या भाषा। अब तो हम हिंदी माध्यम की हमारी मातृभाषा, तो उसके प्रति थोड़ी लगाव भी है, सहानुभूति, संवेदना भी है, लेकिन जो कमी है वो तो है ही। बहरहाल, तो आज को देखो, फिर मैं समझाता हूँ निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन में
क्या अंतर होता है। कभी आ जाए अंतर ही पूछ बैठे तो अंतर लिख देना, और अब विशेषता ये पूछनी है तो ये भी अभी देखेंगे हम, तो इसको समझा। तो आइए अब देखेंगे हम निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन को। ये मूल्यांकन के बेसिकली दो प्रकार हैं। इससे पहले हम मूल्यांकन को समझ चुके हैं, मूल्यांकन करने के बहुत सारे उपकरण टूल्स भी हमने देखे। अब हम देखेंगे इसमें अंतर, समझेंगे दोनों में। तो मूल्यांकन की परिभाषा वही जो मैंने आपको बताई है उसको लिख देना है। फिर आगे मूल्यांकन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो मूल्यांकन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक है निर्माणात्मक, इसको भी रचनात्मक कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और दूसरा होता है संकलनात्मक या योगात्मक, इसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार का मूल्यांकन है, दोनों में अंतर समझना है। वो पहले वाले मूल्यांकन के तरीके थे, उपकरण थे, अभी मूल्यांकन के प्रकार पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन में सबसे अंतर यही है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है ना, जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बीच में जो भी बच्चों से सवाल आदि पूछता है, उस प्रकार के मूल्यांकन को ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी बच्चों में ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाए, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और संकलनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो पेपर आदि लेते हैं वर्ष में एक बार, 6 महीने में एक बार, उसको संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है ये एक प्रकार से आकलन की तरह ही है, ठीक है। तो ये निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये संकलनात्मक मूल्यांकन। तो अब देखते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन की परिभाषा। अब कोई याद कर रहा है क्या मुझे, पता नहीं, पहरा। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों का ज्ञान, कौशल, पूर्व ज्ञान आदि का पता लगाना ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इससे शिक्षक को शिक्षण की एक उचित दिशा मिलती है, ठीक है। तो शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले, अब मैं पढ़ा नहीं रहा लेकिन उससे पहले ही मैं बच्चों को कुछ सवाल पूछता हूँ ताकि मैं उनके ज्ञान, कौशल, पूर्व ज्ञान का पता लगा सकूँ। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन करूँगा ना, या फिर पढ़ाने के दौरान भी जब मैं उनसे सवाल आदि पूछता हूँ, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इससे शिक्षक को शिक्षण की एक उचित दिशा मिलती है। जो शिक्षक होता है उसको एक दिशा मिलती है, मतलब ये कि अगर मैं पहले से बच्चों से कुछ पूछ लूँ तो मुझे पता लग जाएगा नहीं कि बच्चा कितना जानते हैं और अब मुझे कैसे पढ़ाना है उनको। अब पता ही नहीं है मुझे कि मैं नहीं जानता कि इस क्लास में सारे के सारे गोबर गणेश हैं और मैं बिल्कुल बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, तो तब एक सही दिशा नहीं पढ़ा रहा मैं मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे करके बच्चे हैं। तो इससे एक सही दिशा मिलती है शिक्षक को आगे बढ़ाने की। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो जब कोई शिक्षक कक्षा में पाठ पढ़ाता है तो उसे पढ़ाने से पहले वह छात्रों से कुछ सवाल पूछता है ताकि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाए, और पढ़ाने के दौरान भी वह बीच बीच में प्रश्न पूछता है ताकि यह पता लगे कि बच्चे कितना और कैसा समझ पा रहे हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन आपने समझा, मतलब एक ही है दोनों का, मतलब कि जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के दौरान जो भी प्रकार से सवाल आदि पूछता है बच्चों से कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, पहले से कितना जानते हैं, क्या समस्या आ रही है, तो इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया को ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अब जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है इसके क्या उद्देश्य हैं, भाई जो शिक्षक है क्यों कर रहा है इसको, तो इसका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना और शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करना है ताकि छात्रों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि छात्रों को जो पहले का ज्ञान जो जानते हैं उस ज्ञान को आज के ज्ञान से मैं उनको जोड़ूं, और यदि मेरे शिक्षण प्रक्रिया में कोई गलतियां हैं या कुछ ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा तो उसमें भी सुधार करूं इस तरीके से, ताकि छात्रों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन आपने समझा कि भाई क्या है निर्माणात्मक मूल्यांकन, क्यों कर रहे हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो क्यों तो अभी उत्तर नहीं समझा हमने, सिर्फ इतना समझा कि है क्या। तो शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान बच्चों से जो सवाल आदि पूछे जाते हैं ताकि उनके नवीन ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सके, इसे ही कहते हैं। अब निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता या प्रकृति दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है कि क्या है ये, उसकी विशेषता। तो पहली विशेषता है
यह मूल्यांकन शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले और शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। तो उसकी प्रकृति बता रहे हैं कि भाई जो उसके बारे में बता दे तो कैसा है। तो ये मूल्यांकन होता है, यह शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले और शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। इसे ही जब हम पीछे यानी जो योगात्मक मूल्यांकन में पढ़ेंगे तो इसी पॉइंट को चेंज कर देंगे कि यह सत्र के अंत में या फिर 6 महीने में अंतर में या किसी पाठ टॉपिक की समाप्ति पर किया जाएगा। आई समझ। ये जो मूल्यांकन है ये तो कक्षा कार्य जो हम पढ़ा रहे हैं उस समय या उसके पढ़ाने के दौरान कर रहे हैं, और योगात्मक मूल्यांकन किसी इकाई पाठ सत्र की समाप्ति पर होता है। वो तो दोनों में अंतर भी समझ लो यहाँ से भी। तो यह मूल्यांकन शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले और शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। दूसरा, इस मूल्यांकन से शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है। तो पहले कितना जानते हैं उस ज्ञान को जो मैं आज पढ़ाऊंगा उससे जोड़ने का प्रयास करेगा। तो ये दूसरा इसकी हमने विशेषता देखी। तीसरा, इस मूल्यांकन से शिक्षक को भी अपनी कमियों का पता चलता है और वह इसे उसी समय सुधारने का प्रयास भी करता है। तो बिल्कुल बात सही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैंने सवाल पूछा, बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, तो मैं भी अपना मूल्यांकन करूँगा ना कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो यही है, इस मूल्यांकन से शिक्षक को अपनी कमियों को पता चलता है और सुधारने का प्रयास भी करता है। चौथा जो इसकी विशेषता है, इसमें छात्रों को कोई अंक ग्रेड आदि नहीं दिया जाता, केवल निर्देश दिए जाते हैं। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है इसमें छात्रों को कोई अंक ग्रेड आदि नहीं देते हैं। भाई पढ़ाने के दौरान मैंने कोई सवाल पूछ लिया, उसके बाद बच्चे ने उत्तर दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। किसी बच्चे ने नहीं दिया तो मैं कहूँगा भाई मेहनत करो, क्या कर रहे हो, परिश्रम करो। तो मैं केवल निर्देश दे रहा हूँ, कोई अंक ग्रेड प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। अगला, इस मूल्यांकन में समय की बचत होती है, अलग सा समय नहीं निकालना पड़ता है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल समय की धन की बचत होती है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान ही मैंने बच्चे को खड़ा कर दिया, सवाल पूछ लिया, तो क्या समय लगा, कुछ नहीं, 1 सेकंड में सवाल पूछ लिया है। अगला है, यह मूल्यांकन संपूर्ण वर्ष भर चलता रहता है। बिल्कुल बात सही है, रोज़ रोज़ सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों से तो चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसके आधार पर शिक्षक तात्कालिक निर्णय लेता है, उसी समय निर्णय लेता है। मैंने पढ़ाया, बच्चों को समझ नहीं आया तो मैंने तुरंत निर्णय लिया कि काम करूंगा यार, अच्छा दूसरे विधि से समझाता हूँ मैं, अच्छा वो बच्चे नहीं समझ रहे हैं उनको मैं आगे बिठा लेता हूँ ताकि ठीक से समझ पाए। तो वो तुरंत निर्णय, तात्कालिक निर्णय लेता है, दीर्घकालिक नहीं, उसी समय का जो निर्णय लेता है। इसमें छात्र को फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक प्रतिपुष्टि देना कि हाँ सही करो, हाँ गलत, ठीक नहीं कर पा रहे हो, हाँ ऐसा होना चाहिए था, तुम ये ठीक से नहीं समझा पा रहे हो, इसका ठीक से उच्चारण करो, ठीक से लिखो, ठीक से बोलो, फीडबैक दे रहा हूँ मैं। अगला है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है क्योंकि यह कितनी ही बार किया जा सकता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। भाई कक्षा में हो सकता है मैं 10 बार सवाल पूछ लूँ किसी से, तो कोई सीमा थोड़ी है उसकी। तो आपने निर्माणात्मक मूल्यांकन को समझा है, मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा यहाँ तक ही। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, जब शिक्षक बच्चों से कक्षा में मतलब पाठ को पढ़ाने से पहले और पाठ के दौरान सवाल आदि पूछता है, वही निर्माणात्मक मूल्यांकन है। और उसकी विशेषता क्या है, तो सारी विशेषता लिख दो, उसी परिभाषा को छोटे छोटे पॉइंटों में लिखना ही विशेषता है एक प्रकार से। अब देखते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन की उपयोगिता, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो इसकी काफ़ी सारी उपयोगिता आवश्यकता है। पहला है, छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले इसकी उपयोगिता क्या है कि इससे छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कैसे? जब बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है तो वे उत्तर देते हैं और इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बिल्कुल बात सही है, शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा और बच्चे ने उसका जवाब दे दिया तो कॉमन सी बात है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा। तो पहली उपयोगिता यही है कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, इसलिए ज़रूरी है, आवश्यक है। अगला, बच्चों में अनुशासन का विकास करता है। कैसे? बच्चे अपना पूरा ध्यान कक्षा में ही लगाते हैं कि शिक्षक प्रश्न पूछे तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ, इससे बच्चों में अनुशासन बढ़ता है। तो जब लगातार इंटरेक्टिव क्लास होगी, टीचर बच्चों से सवाल पूछता रहेगा तो बच्चे का पूरा ध्यान कक्षा में ही होगा कि यार अगर मुझे उठाएगा तो मैं जवाब दूंगा, और नहीं जवाब दे पाए तो पूरी क्लास के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा, वो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो भी वहाँ से हंसेगी मेरे ऊपर, इससे अच्छा मैं पूरा ध्यान दूंगा क्लास में। ऐसा होता है ना, तो इससे अनुशासन का विकास होगा बच्चे में, ठीक है, डिसिप्लिन आएगा कि हाँ पूरा अट्रैक्टिव तरीके से मुझे पढ़ना है। तो इसलिए भी उपयोगी है, बच्चों में अनुशासन का विकास करता है। तीसरा उपयोग, छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायक है। जब शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है तो बच्चे उस पर सोच विचार करते हैं, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, इसलिए भी उपयोगी है। तो बिल्कुल बात सही है,
जब मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप समझ रहे हैं बस हाँ ठीक है पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है ठीक है। अगर मैं तुरंत सवाल पूछ लूँ आपसे तो आप एकदम से अलर्ट हो जाओगे ना, चिंतन मनन करोगे, यार क्या जवाब दूँ इसका, कैसे दूँ। तो आपने बौद्धिक प्रक्रिया शुरू कर दी, इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। तो इसलिए भी उपयोगी है, अनुशासन बनाने के लिए उपयोगी है, बौद्धिक विकास कर रहा है, बच्चे में आत्मविश्वास पैदा उत्पन्न कर रहा है। 3 पॉइंट मैंने बच्चे के दृष्टिकोण से लिख दिए और 3 पॉइंट गुरु के दृष्टिकोण से लिख दिए कि शिक्षक के लिए भी तो उपयोगी होता होगा। तो पहला है, शिक्षकों हेतु योजना निर्माण में सहायक होता है। इससे शिक्षक को पता चलता है कि कक्षा में किस प्रकार के बच्चे और उन्हें कैसे पढ़ाना है। इस प्रकार शिक्षक पढ़ाने की योजना बनाता है। तो शिक्षक को हेतु योजना बना रहा है कि जब मूल्यांकन किया तो टीचर को पता लगा भाई कैसे बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, तो उसने तुरंत योजना बना दी, तो उसके लिए भी उपयोगी है। शिक्षक छात्र संबंध बेहतर होते हैं इससे। कैसे भाई, लगातार अगर हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दे रहा, तो एक अच्छा तालमेल बनता है ना। ऐसा होता था हमारे टाइम पे भी, जो गुरुजी खड़ूस टाइप का होता था, कुछ पूछता नहीं था, उससे ज़्यादा बच्चे डरते थे। और जो फैमिलियर टाइप का होता था, सवाल पूछना, कई सारी चीज़ें, तो आज बच्चे उससे ज़्यादा घुल मिल रखते, नज़दीक जाते टीचर की, अच्छा टीचर है। तो यही है, जब शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाता है तो इससे उनसे प्रश्न आदि पूछता है तो कक्षा रुचिकर होती है और शिक्षक और छात्रों में अच्छे संबंध होते हैं। तो वही कह रहा कि भाई अच्छे संबंध बनते हैं। अगला, कमियों के चयन में उपयोगी है। इस मूल्यांकन से शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा क्या और क्यों गलतियां कर रहा है और उसका समाधान कैसे करना है, इसलिए यह मूल्यांकन भी क्या है, मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो ये मूल्यांकन क्यों करा रहे हैं, मतलब क्यों आवश्यक है, इसकी क्या उपयोगिता है, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन की, आपने ये भी समझ लिया है। तो इसके हमने 3 पॉइंट समझे, निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन, पहली परिभाषा देखी, दूसरा उसकी विशेषता या प्रकृति को देख लिया, और तीसरी उसकी उपयोगिता भी देख ली है। देख ली ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब देखते हैं हम संकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, फिर इसकी भी विशेषता देखेंगे और उसकी भी फिर आवश्यकता को देखेंगे। देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर एक शिक्षक द्वारा छात्रों का जो मूल्यांकन किया जाता है उसे संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। आइए समझना, इससे पहले जो मूल्यांकन था रचनात्मक मूल्यांकन, वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या शिक्षण प्रक्रिया के शुरू में ही किया जा रहा था। ये शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर हो रहा है। दोनों में अंतर समझ रहे हो। मूल्यांकन कहते हैं यह मूल्यांकन किसी टॉपिक, पाठ, इकाई की समाप्ति अथवा वर्ष के अंत में किया जाता है। तो कोई मैंने पूरा पाठ पढ़ा लिया, उसके बाद में फिर बच्चे का टेस्ट ले रहा हूँ कि चलो उस पाठ को मैंने आपको पढ़ाया बताओ, या किसी इकाई पूरी यूनिट ही खत्म कर दी है, या पूरा वर्ष खत्म हो गया, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद जो हम मूल्यांकन करते हैं, सामान्य से मतलब पेपर लेते हैं, इसको ही संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो दोनों में अंतर भी समझ लिया। पहले वाले में क्या था, हम बीच में ही बच्चों से सवाल आदि पूछ रहे हैं, यहाँ पर बीच में नहीं, किसी इकाई, पाठ, योजना या सत्र की समाप्ति पर ऐसा कर रहे हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन कक्षा में पाठ को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान किया जाता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन पाठ की समाप्ति या सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। ये मैंने यहाँ पर छोटा सा आपको और लिख दिया ताकि समझ आ जाए दोनों में आपको। अब संकलनात्मक मूल्यांकन की हम विशेषताओं को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है। पहली है, यह मूल्यांकन किसी पाठ, इकाई या सत्र के समाप्ति पर किया जाता है। जो परिभाषा होती है उसी को एक प्रकार से उसकी प्रकृति में लिख देते हैं। जो मूल्यांकन है वही मैंने कहा किसी पाठ, इकाई या सत्र की समाप्ति पर होता है। दूसरा, इस प्रकार के मूल्यांकन से एक शिक्षक भविष्य के लिए योजना बनाता है कि भविष्य में बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये जो मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन में शिक्षक उसी समय निर्णय नहीं लेता, वो तो उसने पाठ खत्म कर दिया, अब वो भविष्य के लिए योजना बनाता है कि भाई अगली बार मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, अगला पाठ पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा। यानी भविष्य के लिए योजना में सहायक होता है संकलनात्मक मूल्यांकन एक शिक्षक के लिए। यह मूल्यांकन अंतिम और निर्णायक होता है। इसके आधार पर छात्रों को पास या फेल किया जाता है। ठीक है, तो जब हम वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन करेंगे, यदि बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया तो पास होगा और ना फेल होगा। तो यहाँ पर ये है, इस मूल्यांकन में शिक्षक को अपनी कमियों का पता तो चलता है लेकिन वो इसे तुरंत सुधार नहीं सकता है। ठीक है, तो मान लें कोई शिक्षक ने पेपर लिया साल के अंत में और बच्चे मतलब पेपर दे दिया उन्होंने, उसके बाद शिक्षक को पता लगा कि यार वो मेरी कमी थी, तो क्या सुधार सकता है उसको उस समय? नहीं, अगली बार करेगा सुधारने का प्रयास। वो भाई तो पूरा पेपर दे दिया उन्होंने इस बार, तो सुधारने का मौका नहीं मिलता है।
निर्माणात्मक मूल्यांकन में था, क्योंकि कक्षा के दौरान ही सवाल पूछ रहा था, यहाँ तो अब खत्म हो चुका है पूरा सत्र ही, तो अपनी कमियों को सुधारने का अवसर नहीं मिलता है। इस मूल्यांकन में छात्रों को ग्रेड या अंक दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इससे पहले का जो मूल्यांकन था ये वाला, इसमें छात्रों को कोई ग्रेड अंक नहीं दिए जा रहे थे ना, इसमें छात्रों को कोई ग्रेड या अंक नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ पर देखो ग्रेड अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो कभी दोनों में अंतर आ जाए तो अंतर भी लिख लेना। वो शुरुआत में हो रहा है, ये कक्षा के अंत में हो रहा है। यहाँ पर शिक्षक को अपनी कमी को सुधारने का मौका नहीं मिलता है, वहाँ सुधार सकता है। यहाँ अंक ग्रेड आदि दे रहा है, वहाँ अंक ग्रेड आदि कुछ नहीं देने पड़ते हैं। इसका जो निर्णय है, ठीक है, इसका निर्णय अंतिम होते इसके आधा बच्चों को पास फेल किया जाता है, वहाँ कोई पास फेल नहीं हो रहे थे, वहाँ तो केवल निर्देश दे रहे थे बच्चों को। तो इन दोनों में आपने अंतर भी देख लिया है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। और भी है इसके एक आध पॉइंट मैंने और लिखे। इसके आधार पर छात्रों के माता पिता को निर्देश दिए जाते हैं। पता नहीं ये लाइट थोड़ा ठीक से नहीं है, ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए कई बार मैं उल्टा भी पढ़ दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए ना। इसके आधार पर छात्रों के माता पिता को निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे को हमने मतलब बच्चे का पेपर लिया और फिर उसके माता पिता को बाद में पूरा रिपोर्ट कार्ड के साथ बताया कि देखो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल गोबर गणेश आदमी है, ठीक से ध्यान दो, तो निर्देश देते हैं हम। संकलनात्मक मूल्यांकन में अधिक समय और धन लगता है, क्योंकि शिक्षक को पेपर बनाना पड़ता है और उनका मूल्यांकन भी करना पड़ता है। तो इससे पहले का जो मूल्यांकन था उसमें तो समय और धन लग नहीं रहा था, क्योंकि कक्षा में पढ़ाने के दौरान ही सवाल पूछ रहा था। लेकिन इसमें तो अलग से पेपर बनाना पड़ेगा, फिर उनका पेपर लेना पड़ेगा, फिर उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा, तो ये धन और समय दोनों अधिक लगता है इसमें। यह मूल्यांकन सामान्यतः वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर ही होता है। तो सामान्यतः यही होता है कि वर्ष के आधार पर जो हम पेपर लेते हैं ना, 6 महीना, साल भर के पेपर, प्री बोर्ड के पेपर, वो इस प्रकार का ही सामान्यतः ही होता है। तो ये हमने दोनों मूल्यांकन, यानी जो दूसरा वाला है योगात्मक मूल्यांकन की, हमने प्रकृति भी देख ली है। अब इसकी आवश्यकता को देखते हैं, क्यों उपयोगिता है इसकी। तो पहले उपयोगिता, इसके आधार पर छात्रों को उच्च कक्षाओं में जाने का अवसर मिलता है, इसलिए उपयोगी होता है। तो पहली उपयोगिता क्या है कि भाई तभी तो हम किसी बच्चे को उच्च कक्षा में भेजेंगे तो मूल्यांकन करेंगे, पेपर ही नहीं लोगे तो कैसे भेजोगे फिर। तो पहली उपयोगिता तो ये है, हमें आवश्यकता इसकी क्यों है, क्योंकि इससे हम छात्रों को उच्च कक्षा में भेजेंगे और जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको फेल करके उसी कक्षा में रहने को कहेंगे। तो पहला इसकी उपयोगिता। दूसरा, यह छात्र के आत्मविश्वास वृद्धि करता है। तो आत्मविश्वास वृद्धि करेगा ही, कोई बच्चा पास होकर जाएगा या फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करेगा तो भाई उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वृद्धि करता है। इससे छात्रों को स्वयं का आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिलता है कि वे कितना जानते हैं। तो जब पेपर देंगे तो उस समय बच्चों को आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलेगा ना, कि देखो मैं कितना जानता हूँ, क्या लिख पा रहा हूँ। तो इसलिए भी उपयोगी है, खुद का आत्मनिरीक्षण करोगे। जब आप भी पेपर देंगे, वो कहाँ जाओगे, MDU में, तो आपको भी तो मौका मिलेगा आत्मनिरीक्षण करने का कि वहाँ पेपर में कैसे अच्छा लिख रहे हैं आप। अगला, इस दौरान बच्चे समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि वे पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाते हैं। तो इस मूल्यांकन का ये भी लाभ है कि भाई बच्चा का पूरा ध्यान उसी में रहता है, पढ़ाई में रहता है, तो उपयोगी है। यह शिक्षकों हेतु भविष्य की योजना निर्माण में सहायक होता है। तो इसके आधार पर जो शिक्षक होते हैं भविष्य के लिए योजना का निर्माण करते हैं कि भाई इस बार मैंने 6ठी क्लास को ऐसा पढ़ाया, रिजल्ट बिल्कुल 55% ही रहा, अगली बार मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, मुझे अपना रिजल्ट सुधारना है, 70% मुझे मतलब रिजल्ट लेके आना है कक्षा का। तो योजना बनाएगा भविष्य के लिए। इससे एक शिक्षक पाठ्यक्रम की कमियों को जान पाता है। तो पूरा वर्ष भर उसने पढ़ाया और लास्ट में उसको पता लगा कि हाँ यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी पाठ्यक्रम में, या ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए थी। तो पाठ्यक्रम की कमी का भी पता लगता है, और तभी लगता है जो पूरा पढ़ा लेगा चीज़ों को। यह अभिभावकों को निर्देश और दिशा निर्देश देने में सहायक होता है। तो वही जो माता पिता होते हैं उनको निर्देश कि भाई आपका बच्चा जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक काम करना, उसको ये छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए हम कर रहे हैं, उसको वहाँ भेज देना। जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल गोबर गणेश है, उसको हमसे ट्यूशन लगवा लो। तो ये निर्देश दिशा निर्देश देने में कारगर है। यह छात्रों को दिशा निर्देश देने में भी सहायक होता है। बच्चों को थोड़ा भाई ठीक से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, ढंग से स्कूल में आया कर थोड़ा। तो ये कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं। तो संकलनात्मक जो मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन की आपने उपयोगिता भी देख ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो मूल्यांकन हमने देखा, निर्माणात्मक संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषता और उपयोगिता को देख लिया। सवाल काफ़ी बड़ा सवाल है, देखा जाए तो 3-4 चीज़ें पूछ रहा है, इनमें 6 चीज़ें कुल मिला के पूछ नहीं रहा। पहले तो दोनों परिभाषा बतानी, दोनों की तो 2 चीज़ें हो गई।
फिर दोनों की विशेषता बतानी 4 चीज़ें हो गई, फिर दोनों की उपयोगिता बतानी 6 चीज़ें हो गई। बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए बीएड का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है कि मतलब कुछ भी हवाबाजी में लिख दो भाई, समझना पड़ेगा तब लिखना पड़ेगा। बहरहाल, तो मूल्यांकन की आपने परिभाषा देखी, फिर मूल्यांकन 2 प्रकार, निर्माणात्मक, रचनात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन में आपने समझने का, स्पीड बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि समझा दिया मैंने सब कुछ। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है वो कक्षा जो पढ़ा रहा है टीचर उस समय या पढ़ाने के दौरान करता है ताकि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा सके। संकलनात्मक जो मूल्यांकन है बेसिकली किसी इकाई पाठ सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। इसकी बहुत सारे हमने विशेषता देखी है, उसकी विशेषता देखी, फिर उपयोगिता भी देख ली, रिव्यू हमने देख लिया है। 6 से 7 पॉइंट मैंने सब में पढ़ाए हैं, 5 2 3 3 भी याद आएंगे तो वहाँ पर लिख देना आप। तो ये भी हमने कर लिया है। तो जो आज का लेक्चर, आज का लेक्चर क्या है, ये जो यूनिट सेकंड वाली है, ठीक है, तो इसमें हमने 3 सवाल देखे और केवल मूल्यांकन से संबंधित ही देखे हैं। पहले वाले में मूल्यांकन क्या है, उसकी प्रकृति आदि देखी। दूसरे में हमने देखे कि मूल्यांकन के टूल्स क्या है, उसको देखा। वो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसको 4 नंबर में दे देता है ये वाला टूल वाला दिखाना। और इसके बाद हमें मूल्यांकन के प्रकारों में निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन को भी देख लिया है। तो ये सेकंड यूनिट था, इसमें हमने 3 सवाल देखे। सेकंड यूनिट पर एक और आएगा, उसमें भी 2-3 सवाल देखेंगे। कुल मिला के 6-7 सवाल सेकंड यूनिट के हैं। उन सब में से एक न एक तो जरूर टपकाएगा, उन्हीं में से 4 नंबर के सवाल भी आते हैं। तो उसके लिए एक और लेक्चर आएगा यूनिट सेकंड पर ही, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, यूनिट सेकंड का एक टॉपिक हो गया, एक और आएगा अभी उस पर। उसके बाद एक यूनिट थर्ड भी आएगी, फिर फोर्थ तो आपको खुद ही करनी है, मैंने आपको बोला है, तो ये आपने कर लिया है, ठीक है।